हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इम्तिहान आईएएस का टेस्ट नंबर 5 करने वाले हैं और ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है चीनी की घोल की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सैकरीमीटर। सैकरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो चीनी के घोल की सांद्रता को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, साइकोमीटर जो होता है यह वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता। और विस्कोमीटर जो होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है द्रव की संयंत्रता को मापने के लिए। और आपका जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर आपको सबको पता होगा कि दूध की घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता को जांच किया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो लिखित में से किस राशि की इकाई जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर होता है? तो इसका आंसर है आपका ये दो राशियों का होता है दोस्तों, ए और सी दोनों का है, यानी कि ऊर्जा का भी और गर्मी की मात्रा मतलब आपका ऊष्मा। ठीक है ना, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों का जो मात्रा होता है, दोनों का डायमेंशन होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है। और जो पावर होता है दोस्तों, पावर का होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। और जो प्रेशर होता है, तनाव जो जिसको हम कहते हैं, केजी मीटर -1 यस -2 होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से सही कथन का चयन करें। तो इसका जो है आपका सही कथन ऑप्शन ए है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण आप जानते हैं जिसको जी कहते हैं, कमान हमेशा पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। 1 सेकंड पेंडुलम की समयावधि जो होता है, सेकंड पेंडुलम जिसको आप कहते हैं, उसकी समयावधि आपका 2 सेकंड होता है। और आपका जो ऊंचाई के साथ पलायन वेग घटता है, बढ़ता नहीं है। अगला है कि एक पेंडुलम की समयावधि गोले के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो जो आपका समयावधि होता है लोलक का आवर्तकाल, वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है, आपका जो ये स्टेटमेंट है दूसरा, 1 सेकंड पेंडुलम जो होता है उसकी समयावधि यानी कि टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ये आपका सही है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो कौन-सा बल जो है पदार्थ की सामान्य स्थिति को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है? तो आपको पता होगा कि ये टेंशन जो होता है, आपका तनाव। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल, यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स जिसको आप कहते हो। रेस्टोरिंग फोर्स इसको कहते हैं। किसी पदार्थ का आकार या जो बदलने के लिए उस पर बाह्य बल लगाने के दौरान प्रत्येक खंड पर विपरीत दिशा में और समान मात्रा का एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है। इस बल पदार्थ ये जो बल होता है पदार्थ की सामान्य स्थिति को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है। इसे तनाव के रूप में जाना जाता है। रेस्टोरिंग फोर्स एक तरीके का ये प्रतिबल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो बैगनी किरण होती है वो सबसे कम परिक्षेपित होती है। ये गलत नहीं है। बैगनी किरण जो है ना सबसे ज़्यादा इसी का डेविएशन होता है। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जो होता है वो लाल रंग जो होता है आपका डेविएशन सबसे कम होता है। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। कौन सी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है दोस्तों? गैसों और तरल पदार्थ का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो गैसों में और तरल पदार्थों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन होता है। अगला सवाल है कि ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर, तापमान पर, आर्द्रता पर या दबाव पर? तो दोस्तों, ध्वनि की गति जो होती है 1, 2, 3 दबाव छोड़ करके माध्यम पर, आर्द्रता पर और तापमान पर भी डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति जो है गैस में बहुत धीमी गति से चलती है। ध्वनि एक तरल में गैस की तुलना में तेजी से चलती है और ठोसों में जो है ध्वनि की चाल जो है तो हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। और तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि की गति में भी वृद्धि होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो आपका साउंड की स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी। और जो ह्यूमिडिटी वाली हवा होती है में ध्वनि की गति शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है। यानी कि अगर कोई ह्यूमिड है एयर है, उसमें जो है हवा की गति ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू आपका जो वार्म एयर है, वार्म और ड्राई एयर है। ध्वनि की गति दबाव से स्वतंत्र होती है अर्थात दबाव के बढ़ने या घटने से इसकी गति प्रभावित नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल हो जाएगा घरेलू सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाले फ्यूज़ तार में होता है। क्या होता है दोस्तों? तो फ्यूज़ तार उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आपको पता होगा कि सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट में डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी ये आपका सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है कि परिवर्तन हो जाने के बाद उसके गुण जनरली नहीं बदलते हैं या फिर उसको हम आसानी से वापस पहले वाले
अवस्था में ला सकते हैं। तो आप देखिए चीनी को पानी में घोलना एक भौतिक परिवर्तन है और पास्ता को नरम करने के लिए उबालना, तो आप इसको क्या करिए, आप उबालने के बाद सुखा दीजिए तो फिर पहले से जैसा हो जाएगा। आपका ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आयोनिक त्रिज्या यानी आयोनिक रेडियस जो है वो आपकी बढ़ती है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा होगा, आयोनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या और आयोनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और आपका ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति यानी ऑक्सीडेशन और ऑक्साइड की अम्लता यानी कि आपका एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये घटती है। इतनी चीजें घटती हैं और क्या-क्या बढ़ती हैं? तो ऊपर से नीचे आने पर तब परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है और आयोनिक त्रिज्या बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी। कांसा जो होता है तांबा और जिंक का नहीं बल्कि तांबा और टीन का होता है आपका दोस्तों। आप याद रखेंगे कांसा, तांबा और टीन का होता है। पीतल, तांबा और जस्ता का होता है, बाकी अन्य सभी सुमेलित हैं। आपका राइट आंसर सी है। किसी तत्व को गंधक यानी कि बर्निंग स्टोन के नाम से जाना जाता है, तो किस तत्व को जाना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पता होगा आपको कि सल्फर को गंधक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो पुराना नाम है उसको ब्रीमस्टोन भी कहते हैं। याद रखेंगे कि सल्फर का जो पुराना नाम है उसको ब्रीमस्टोन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जला हुआ पत्थर या जलता हुआ पत्थर। शुद्ध गंधक की कोई गंध नहीं होती है। आप ये भी बात याद रखेंगे। कपड़ों पर जंग हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जा सकता है? तो जनरली हम लोग नींबू का रस रगड़ते हैं, आपको याद होगा। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप याद रखिए ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है जनरली। ऑक्सैलिक एसिड कपड़ों में जंग को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड खाने योग्य एसिड है। कपड़ों पर लगे जंग हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है दोस्तों, ये होता है H2C2O4। इसका जो आपका मॉलिक्यूलर परमाणु संरचना होती है H2C2O4 होता है। जो बादाम, चॉकलेट, केले, रूबम, जो अजमोद, चाय, बियर, पालक आदि सामान्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर पर होता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जंग हटाने वाला रसायन फास्फोरिक एसिड है। तो अगर आपसे पूछा जाए अगर इसमें फास्फोरिक एसिड रहता तो भी हम उसका आंसर वो देते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जंग हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में प्रयुक्त एंटीफ्रीज पानी का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है दोस्तों? ये होता है आपका मिथाइल एल्कोहल और पानी का। और मिथाइल एल्कोहल इसमें 40% होता है और पानी आपका 60% होता है। पानी आपका 60 वाटर 60% और आपका मिथाइल अल्कोहल 40% होता है और इसका रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एल्कोहलिक पेय जैसे कि बियर, वाइन, व्हिस्की आदि में एथेनॉल मौजूद होता है, इसलिए इसे अल्कोहल पानी पीना भी कहा जाता है। मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के मिश्रण को मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचुरेटेड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही जहरीला होता है। आपने सुना होगा जहरीली शराब, तो जहरीली शराब में कुछ और नहीं है, मेथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल ही मिला होता है। आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित रंगों और यौगिकों का सही मिलान करिए। जो आपका स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होता है, ये इसकी वजह से लाल होता है, ठीक है ना? और कैल्शियम आपका कैल्शियम क्लोराइड की वजह से नारंगी होता है। आप देख लीजिए कैल्शियम और क्लोराइड की वजह से नारंगी आतिशबाजी होती है। सोडियम नाइट्रेट की वजह से पीली होती है। सोडियम नाइट्रेट की वजह से पीली होती है और आपका बेरियम क्लोराइड की वजह से हरा होता है। बेरियम क्लोराइड की वजह से हरा होता है और बच गया आपका कॉपर क्लोराइड, तो इसकी वजह से नीला होता है। अब देख लीजिए ए का 4 और आपका बी का 1, ए का 4, बी का 1 और सी का 2, तो ऑप्शन आ जाएगा राइट डी। ठीक है दोस्तों, 4 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक परिरक्षकों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो सोडियम बेंजोएट आपको पता होगा एक प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों को काफी दिनों तक रखने के लिए, सही रूप से मैंने आपको खराब नहीं होने देगा आपको। सोडियम नाइट्रेट एक सामान्य परिरक्षक है। इसका उपयोग बेकन, डेली मीट और जर्की सहित ठीक किए गए मांस उस उत्पादों में किया जाता है। किसका? तो सोडियम नाइट्रेट का। ये जनरली मीट पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है।
और सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो है सूखे फलों के परिरक्षक के रूप में वाइन मेकिंग में, रेफ्रिजरेटर आदि के रूप में किया जाता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग जो है दोस्तों, ये विद्युत उद्योग में उच्च वोल्टता के उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य मुख्य उद्योगों में मैग्नीशियम की ढलाई के लिए अक्रिय रूप में अछूत ग्लेजिंग खिड़कियों के लिए एक अक्रिय गैस भरने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड का तो बैटरी में होता है, जिनके जो पोटेंशियल होती है, वोल्टेज होती है, वो हाई वोल्टेज वाले जितने बैटरी है उसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोलॉजिकल यानी कि विकिरण चिकित्सीय परीक्षण से पहले रोगी को निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बेरियम सल्फेट। तो रेडियोलॉजिकल परीक्षण में तरल निलंबन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, जो मुख्य रूप से बेरियम का घुलनशील मिश्रण होता है। जब रोगी को बेरियम युक्त सफेद रंग का पेय दिया जाता है, तो यह शरीर के अंदर जठरांत संबंधी मार्ग की दीवारों से चिपक जाता है, जिससे परीक्षक के दौरान परीक्षक को स्पष्ट जानकारी मिलती है। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो बीजों के अध्ययन को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना? एंथोलॉजी जो है फूलों और फलों का का अध्ययन होता है, और पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान का अध्ययन होता है, ठीक है ना? तो फूलों और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एंथोलॉजी। और विज्ञान और आपका पोमोलॉजी है, वो कहलाता है फल की खेती। फल की खेती को हम लोग कहते हैं, एक बार ध्यान से सुन लेंगे, फल की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी, ठीक है? और आपका एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तो किस रक्त कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो आपको सबको पता होगा कि लाल रक्त कोशिकाओं में आपका जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो एरिथ्रोसाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के में औसतन जो है 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन तक आरबीसी होता है, और आरबीसी का जो आपका जीवन काल होता है 20 से लेकर के 120 दिन के आसपास तक होता है, और इसका जो निर्माण है वो आपका अस्थि मज्जा में पाया जाता है। और जो स्तनपायी लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उनमें ना तो नाभिक होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। याद रखेंगे, आरबीसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। किसके आरबीसी में? तो मैमल्स के आरबीसी में नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। लेकिन आपके पास 2 एक्सेप्शन है। तो आपका कैमल और लामा 2 ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे स्तनपायी है जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, याद रखेंगे। ये कैमल और लामा 2 ऐसे मैमल्स हैं जिनके आरबीसी में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, अन्यथा ऐसे किसी भी आपके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आनुवांशिक सूचनाओं का वहन अणुओं की लंबी श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो आनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं के द्वारा ली जाती है, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीएनए का प्रत्येक अणु जो होता है जीसी और एटी बेस के पेयर के बीच जीटी और एसी, गुआनिन थायमिन के साथ और एडेनोसिन साइटोकाइनिन के साथ ये आपका बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपको न्यूक्लियोटाइड 2 पूरक किस्में एक बना करके डबल हेलिक्स संरचना बनाते हैं ये, ठीक है ना? गुआनिन, आपका थायमिन और एडेनिन साइटोकाइन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव से मुकाबला करने में मददगार माना जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि एड्रेनलिन शरीर को तनाव में समायोजित करने में मदद करता है, और दूसरा है जो आपका सेरोटोनिन। जब आपकी इसकी मात्रा अगर आपका शरीर में पर्याप्त होती है तो आपको तनाव के स्तर से कम रखता है। तो इसके 2 आपका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन और सेरोटोनिन, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घातक रक्त अल्पता लाल रक्त कोशिकाओं की कमी है जो किसके कारण से होता है? तो विटामिन बी 12 की कमी से होता है आपका रक्ताल्पता। तो विटामिन बी 12 का नाम क्या है दोस्तों? तो ये कोबलामिन होता है। विटामिन बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है, और इसकी कमी से होता है हाइपरमिया और चेलेसिस होता है। और आपका विटामिन बी 3 का नाम है नियासिन, और नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, ठीक है? विटामिन बी 3 की कमी से क्या होता है? तो पेलाग्रा होता है। और विटामिन बी 3 का क्या नाम, रासायनिक नाम है? तो आपका नियासिन नाम है। और विटामिन बी 2 इसको कहते हैं हम राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से क्या होता है? तो हाइपरमिया और चेलोसिस होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा अवशेषी अंग है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बुद्धिदांत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अवशेषी अंगों को आमतौर पर उन संरचनाओं के रूप में विभाजित किया जाता है जिन्होंने अपना मूल विकासवादी कार्य जो है खो दिया है। पहले मतलब इस्तेमाल होता था, लेकिन अब के इंसानों में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। एक कील एक पंजे की तरह केराटिनाइज्ड प्लेट होती है जो उँगलियों और पैर की उँगलियों के शीर्ष पर पाई जाती है।
उन युक्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। मनुष्यों में समान अवशेषी अंग कान की मांसपेशी है, टेलबोन है और बुद्धिदा। अगला है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है? तो आपको पता होगा कि ग्लाइकोजेन के रूप में ये यकृत और मांसपेशियों में आपका संग्रहित होता है। तो अब ए और बी दोनों सही है, राइट आंसर ई हो जाएगा। देखिए, जब भी आपके शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस ग्लूकोज़ को जो कि यकृत में और मांसपेशियों में जमा हुआ है, इसको तोड़ करके फिर आपको ग्लाइकोजेन में बदलता है और वहाँ से वो एनर्जी प्राप्त करता है। साँप के ज़हर के खिलाफ एंटीवेनम में क्या होता है? तो दोस्तों, एंटीवेनम जो है, ये राइट आंसर हो जाएगा सी, एंटीबॉडी। तो स्नेक एंटीवेनम एक ऐसी दवा है जो जहरीले साँपों के द्वारा काटने के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबॉडी से बना होता है। यह एक प्रकार का एंटीवेनम है। यह एक जैविक उत्पाद है जिसमें आमतौर पर एक मेजबान जानवर जैसे कि घोड़े या भेड़ से प्राप्त विष को बेअसर करने वाले एंटीबॉडी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रंथि जन्म के समय बड़े आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कम हो जाती है? तो थाइमस एक ऐसी ग्रंथि है जो जन्म के समय बड़ा तो होता है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ इसकी जो आकार है वो छोटा होते जाता है। थाइमस ग्रंथि छाती में फेफड़ों के बीच आपका जो उरोस्थी होता है उसके पीछे स्थित होता है। थाइमस जो है सफेद रक्त कोशिकाओं को टी लिम्फोसाइट की जिसको कि टी कोशिकाएँ भी कहते हैं, ये बनाता है। थाइमस क्या बनाता है? तो टी टाइप का लिम्फोसाइट बनाता है। ये शरीर के इम्यून सिस्टम का आपका अहम हिस्सा होता है जो संक्रमण से लड़ने में हमें मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थाइमस। एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, तो किससे शुरू होती है? तो फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती है। आपको पता होगा कि तालाब में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, वो फाइटोप्लैंक्टन होता है। ठीक है? खाद्य जो तालाब की खाद्य श्रृंखला होती है, तालाब में पौधे के छोटे शाक-भक्षियों द्वारा खाए जाने से शुरू होती है और उसको फिर छोटे जीव खाते हैं और छोटे जीवों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। निम्नलिखित में से किस सेट में जीवाणु रोग शामिल है? तो डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग और प्लेग ये सब आपके जीवाणु से होने वाले बीमारियां हैं। तो देख लीजिए डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग और प्लेग। तो जीवाणु संक्रमण कौन-कौन किस-किस से होता है? तपेदिक होता है, एंथ्रेक्स होता है, टेटनस होता है, निमोनिया होता है, हैजा होता है, मेनिंजाइटिस होता है, डिप्थीरिया होता है, कुष्ठ रोग होता है और प्लेग होता है। ये आपका जीवाणु से होने वाले यानी बैक्टीरियल डिजीज हैं। और वहीं अगर वायरल डिजीज की अगर हम बात करें तो आपका हो जाता है चिकन पॉक्स और आपका रिंगवॉर्म यानी दाद, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खसरा, कंठमाला और आपका हेपेटाइटिस ये आपका वायरल डिजीज है, राइट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन-सा पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों फ्लोरिजेंस वो भी होता है, साइटोकाइनिन भी होता है, जिबरेलिन्स होता है, तो सी नहीं होता है। ज़ेंथोमोनास आपका पादप हार्मोन्स नहीं है। तो ज़ेंथोमोनास सेट्री एक तरीके का बैक्टीरिया है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। इसे नींबू के फलों में साइट्रस कैंकर नामक रोग हो जाता है। पादप हार्मोन के उदाहरण है ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। आलू का बैक्टीरियोसिस, कपास की काली भूजा, धान का झुलसा रोग एवं गेहूं का चोकर रोग, ये सब क्या है? तो बैक्टीरियल डिजीज है जो पादपों में होते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 10वां स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 2010 से 20 के दौरान क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का स्थान तीसरा था। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24% जो है जगह वो वनों से आच्छादित रहा, जो विश्व के कुल प्रतिशत का केवल 2% है। ठीक है ना? पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ये 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो आपका शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो पीएम गति शक्ति में 7 कारक हैं, जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक संरचना। आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना में सहयोग देने वाले देशों पर विचार करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है जो ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ये तो राइट है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बना था, ये आपका गलत है, ये फ्रांस नहीं आपका जर्मनी था। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कितने रुपए का नोट जारी किया गया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1949 ईस्वी में 1 रुपए का नोट जारी किया गया था। इस नोट पर सारनाथ का अशोक स्तंभ अंकित हुआ करता था। इसके बाद नोट में कई बदलाव हुए और उसपे बाद में फिर गेटवे ऑफ इंडिया, बृहदेश्वर
के क्षेत्र भी छापे गए थे। 1953 में भारत सरकार द्वारा जो नोट छापा गया था, उस पर हिंदी भाषा में भी लिखा गया था। इन नोटों के जारी होने के दशकों बाद 1996 और 2005 में, कब? 1996 और 2005 में। तो 1996 की जो श्रृंखला है, वहाँ से गांधी जी की फोटो पर आने शुरू हुए। इसके बाद रुपए की नकल को रोकने के इसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी डाले गए। ठीक है, तो आज की अगर हम बात करें तो कौन-कौन से नोट चलन में है? तो 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट चलन में है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ये जाता है प्रोफेसर BKRV राव को। आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर BRK राव को दिया जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली और आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। किसका याद रखेंगे? तो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन प्लस इनकम, इन दोनों का इस्तेमाल किया था ये भारत के राष्ट्रीय आय को निकालने में। इसका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में प्रस्तुत किया है। तो बिहार सरकार ने 2021-22 के लिए शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो पता होगा कि ये 19% किया था, लेकिन अब दोस्तों बढ़ा करके 25% किया गया है, आप याद रखेंगे। हालाँकि 2021-22 में तो है किया गया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अब हम बढ़ा करके 25% कर देंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो 4.12% होगी। तो 2021 से 26 अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को जारी गई थी और इसमें जो है विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 43% करने की सिफारिश की गई है और इस पूल में बिहार की हिस्सेदारी जो है वो 4.12% है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार राज्यों को ₹100 देती है, तो उसमें से 4.12 रुपया बिहार को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 7 निश्चय 2 के प्रमुख योजनाओं में कौन-कौन शामिल है? तो आपके सब के सब शामिल हैं, 1, 2, 3, 4 आपका सही है। तो देख लीजिए, तो आपका पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और दोस्तों एक और बात बता दूँ यहाँ पर कि कितने रुपए अगर जारी किए गए हैं, तो 4,771 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 4,671 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ई कुबेर क्या है? ई कुबेर भारतीय रिजर्व की कोर बैंकिंग सुविधा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा है ये। तो ई जो है यह देश भर में पोर्टल आधारित सेवाओं का उपयोग कर सुरक्षित तरीके से कहीं भी किसी भी वक्त खाते का विकेंद्रीकृत पहुंच के साथ प्रत्येक बैंक के लिए एकल चालू खाता का प्रावधान करता है। सरकारी घाटे को कम करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सरकारी घाटे को कम करने के लिए करों में वृद्धि और व्यय में कटौती जैसे राजकोषीय उपाय सरकार के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनरेगा कार्यक्रम जो है वो अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्योंकि दोस्तों यह रोजगार की एक योजना ना होकर के एक कानूनी व्यवस्था है, क्योंकि पता होगा ये जो है रोजगार गारंटी एक्ट के थ्रू आया था ये। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। ये रोजगार की एक योजना ना होकर के कानूनी व्यवस्था है। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से किया गया था और जो है इसमें एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी जाती है, कम से कम 100 दिन का। शून्य आधारित बजट क्या है? तो दोस्तों हर बार नए सिरे से बजट को तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इसमें पुराने व्यय के आधार पर नए व्यय का निर्धारण नहीं किया था, बल्कि प्रत्येक कार्य हेतु नए बिंदु से नीति निर्धारित किया जाता है। इस बजट को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। याद रखेंगे, शून्य आधारित बजट को हम लोग सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। भारत में कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है, तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चरल है वो स्टेट लिस्ट में आता है। भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार का सही क्रम क्या है? आपको बढ़ते से घटते क्रम की ओर ले जाना है। तो बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। आप देख लीजिए, बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड, ऑप्शन सी
राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में कितना है? तो 1106 है। और आपका पंजाब में कितना है? तो 551 है। झारखंड में कितना है? तो 414 है। और उत्तराखंड में कितना है? तो 189। अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश भर के विश्वविद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का चयन किया जाना है। प्रयोगशाला और अटल इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से नव प्रवर्तन यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों एक जो संविधान पीठ होता है, सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालाँकि इन पीठों का गठन नियमित तौर पर नहीं होता है। तो संविधान पीठ का आधार जो होता है वो आर्टिकल 145 का 3 है। आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 3 के तहत यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल हो, अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत कानून या तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगते हैं तो इसका गठन किया जा सकता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 सही है। और अगला है, आप सुन लीजिए, एक उसमें और भी है। तो जब 2 न्यायाधीशों की पीठ और बाद में 3 न्यायाधीशों की पीठ एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी निर्णय देती है, तब भी आपका ये गठित होता है। भारत में डी.वाई. चंद्रचूड़ 21 संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं जो देश के में सबसे ज़्यादा है। ठीक है? चलिए। तो तीनों सही है दोस्तों और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। ये तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से संविधान के किस उपबंध को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो सची छठी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ये साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। यह सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत को संदर्भित करता है। राज्यसभा में उपसभापति को आर्टिकल 67 का बी को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्य अनुसमर्थन के से संशोधित किया जा सकता है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा में बिहार की सीटों की संख्या 14 जो कि गलत है, 14 नहीं बल्कि 16 है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि 250 है और केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। 3 अप्रैल 1952 को। और जो आपका राज्यसभा का पहला सत्र था वो 13 मई 1952 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रस्ताव और समर्थन राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के कुछ सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं। 50 प्रस्तावकों और अनुमोदकों को सुरक्षित करने के नियम जो है ये 1974 में लाया गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य सर्वप्रथम सर्वोच्चता का प्रश्न किस वाद में उठा था? किस केस में ये झंझट खड़ा हुआ था? तो चंपकम दुराई राजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास जो कि 1951 में हुआ था, उसमें सबसे पहले आपका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में ये आपका मुद्दा उठाया गया था। चलिए नया और इसमें आपका न्यायालय ने बाद में चल के ये कहा था कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप में है। तो मौलिक अधिकार जो है ये प्रिवेल करता है डीपीएसपी के ऊपर। अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। तो 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के भाग 17वें में अनुच्छेद 350 का ख जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड विस्काउंट ने। आलोचकों के विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की जाती है। तो लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था और ग्रैनविले ऑस्टिन ने संविधान सभा पर टिप्पणी की है कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक पक्षीय देश में एक पक्षीय निकाय थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी।
नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करे कि धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो, यानी कि जो आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी है ये नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 39 का ग। तो 39 के क में क्या है, तो नागरिक पुरुष और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करने का अधिकार है। 39 के ख में क्या है, तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। और 39 के ग में आर्थिक संचालन का जो है आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार हो कि धन और उत्पादन के साधनों पर आपका एकाधिकार न हो जाए। और 39 के घ में है पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका सब। निम्नलिखित में से किस समिति ने उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाने की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर है दिनेश गोस्वामी समिति ने, और ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ इस क्वेश्चन से। दिनेश गोस्वामी कमेटी जो कि 1990 में बनी थी, और इसने यह भी सुझाव दिया था कि एक उम्मीदवार 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। तो चुनाव प्रणाली को महत्व देने के लिए और कौन-कौन सी समितियां बनी थी दोस्तों? तो तारकुंडे समिति बनी थी, दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी और इंद्रजीत गुप्त समिति बनाई गई थी। तो ये सब आपका भारत में चुनाव प्रणाली को सुधार करने के लिए बनाया गया था, याद रखेंगे। कौन-कौन? तो गोस्वामी कमेटी, तारकुंडे कमेटी और इंद्रजीत गुप्त कमेटी। इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है ये सब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला है कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्यक्ष प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वोट प्राप्त न हो सके। कितना? तो वैध मतों का अगर 1/6 वोट प्राप्त नहीं होता है तो वो अपना जमानत खो देता है। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि अगर परसेंट में अगर बात करें तो 16.66% आपका वोट आना चाहिए। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 11 जो है संसद को नागरिकता के अधिकरण, ग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित कोई भी प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें आंसर ई हो जाएगा। कौन सा कहता है अनुच्छेद? आर्टिकल आपका 11 करता है। इस बात को याद रखेंगे। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? दोस्तों इसमें से केवल 1 और 3 सही है, 2 आपका सही नहीं है। तो अनुच्छेद जो है 243 के झ में पंचायत का सॉरी क्षमा करिएगा, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यदि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है तो वह व्यक्ति महाधिवक्ता बनने के योग्य होता है। आर्टिकल 165 याद रखेंगे आप, ये एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपका सही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 243 के झ यानी कि 243 का आई किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के वित्तीय पुनर्विलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव में पक्ष में केवल आपका 62 वोट पड़े थे। सोच लीजिए दोस्तों, जेबी कृपलानी लाए थे और जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो उसमें सिर्फ सरकार को 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़ा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी थे आपके, ये वित्त मंत्री थे। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, याद रखेंगे। जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है उसका गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। आर.के. शनमुख शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम आपका वित्त मंत्री थे और प्रथम रेलवे मंत्री एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई और रक्षा मंत्री आपका सरदार बलदेव सिंह थे। लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से सूची को आपको मिलाना है।
तो देखिए तबाकत ए नसीरी मिन्हास उस सिराज, ये तो सबको पता होगा। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है ये। और तुजक ए बाबरी बाबर ने लिखा है। और अफसाना ए शाही शेख कबीर ने लिखा है। तो देख लीजिए फर्स्ट का बी और आपका सेकंड का सी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए, फोर्थ का डी, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए होल इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का द्वारा लिखा गया था ये ए होल इंस्क्रिप्शन। और उनके दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति के द्वारा ये लिखा गया था। रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रवि कीर्ति ने। और रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, आप याद रखेंगे। आपका पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण उपकरणों की खोज करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। पल्लवरम में पहले पूरा पाषाण शिल्प की खोज की गई थी 1863 ईस्वी में, रॉबर्ट बुशफ्रूट। और कहाँ खोज की दोस्तों? पल्लावरम, जो कि तमिलनाडु में आपका पड़ता है। गुप्त काल में अपहृत भूमि किस प्रकार की भूमि होती थी? तो दोस्तों आपका जो अपहृत भूमि होती थी वो जंगल या वन भूमि होता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गुप्त काल में भूमियों का जो वर्गीकरण था वो 5 श्रेणियों में बांटा गया था। तो क्षेत्र भूमि कहते थे दोस्तों, आपका खेती युक्त भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे। और विशाल भूमि जो रहने योग्य भूमि था उसको हम विशाल भूमि कहते थे। और गपथ सारा चारागाह भूमि होता था। गपथ सारा आपका चारागाह भूमि होता था। और बंजर भूमि जो थी वो खिला भूमि कहलाती थी। सत्य कथन का चयन करना है। आपका करसापण मौर्य काल में ढाले गए सोने के सिक्के थे। कमल और बैल का संबंध बुद्ध के जन्म से है। द्वितीय जैन संगति में 12 अंगों का संकलन किया गया था। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्र दीर्घा कहा जाता है। आपको इसमें से सत्य की पहचान करना है। तो जो करसापण चांदी के सिक्के थे दोस्तों, ये सोने के सिक्के नहीं थे, याद रखेंगे। मौर्य काल के दौरान सोने के चांदी के सिक्के थे। और निष्क जो है वो आपका सोने का सिक्का था। ये चांदी का सिक्का था और सोने का सिक्का कौन था? तो निष्क था मौर्य काल में। और पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति के दौरान जन साहित्य के 12 अंगों का संकलन और 2 संप्रदायों का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। कोई ऐसा ऑप्शन आपका था नहीं, क्योंकि 3 आपका सही है। दिल्ली सल्तनत के दौरान किस जोड़ी का शासन सबसे लंबा और सबसे छोटा था? तो जो आपका सबसे छोटा था किसका, आपको पता होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन तुगलक और खिलजी। तो दोस्तों गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा था। खिलजी 1290 से 1320 तक रहा था। तुगलक 1320 से 1414 तक रहा था। सैयद जो है 1414 से 1451 तक रहा था। लोधी 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध आपको लड़ा गया था 29 जून 1528 ईस्वी को, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर द्वारा जीते गए अन्य युद्ध कौन कौन से? तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, पानीपत का युद्ध। और आपका 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। और 17 मार्च 1527 को खनवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये घाघरा है और ये आपका चंदेरी का युद्ध है। और पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। अवध किसके लिए जाना जाता था? तो अवध जो है सआदत खान के लिए जाना था। अवध से रिलेटेड कौन थे? सआदत खान थे। हैदराबाद से कौन रिलेटेड थे? तो चिंकलीज खान या निजाम उल मुल्क आसफ खान। तो चिंकलीज खान हैदराबाद से थे। रुहेलखंड का संबंध किससे था? तो वीर दाऊद या अली मोहम्मद खान से इनका संबंध था रुहेलखंड का। और कर्नाटक का सदाउतुल्ला खान से था। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सी डी ए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों ये अवधी भाषा में की गई है। और इनका जो जन्म काल है ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। 1532 से 1623 ईस्वी के आसपास इन्होंने इनका जीवन जो काल था। और इन्होंने कौन-कौन सी किताबें लिखी? तो आपका गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी किताबें इन्होंने लिखी है। शाहजहां के पुत्रों ने कौन सा युद्ध उत्तराधिकार के लिए नहीं लड़ा था? तो देखिए दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं कि समूहगढ़ का जो युद्ध है वो मुराद और औरंगजेब बनाम दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। और खजुआ की लड़ाई जो था अंग्रेज बनाम शाह शुजा के बीच लड़ा गया था। और जो धर्मत की लड़ाई थी वो दोस्तों मुराद और औरंगजेब बनाम शाही सेना के बीच लड़ा गया था।
और बहादुरपुर की लड़ाई जो थी वो मुगल सेना बनाम शाह सुजा के बीच लड़ा गया था। इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाता है, एक से अधिक। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला मिथिला का पहला शासक कौन था? तो कर्नाट वंश के 50 वर्षों के शासन को मिथिला के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और नान्यदेव इसके संस्थापक थे और इसके 2 पुत्र थे, मल्लदेव और गंगदेव। तो गंगदेव मिथिला में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नान्यदेव कर्नाट वंश की स्थापना करी थी इन्होंने। अकबर ने किस वर्ष बिहार को अपना प्रांत बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए दोस्तों, 1576 ईस्वी में किया था, लेकिन आक्रमण जो है 1574 ईस्वी में किया था इन्होंने। आपका जो दाऊद खान कर्रानी को दबाने के लिए अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार आया और हाजीपुर के किले पर कब्जा कर लिया था। मिथिला के शासक को हरा दिया। उसने 1580 में बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया। अकबर के कुल 12 प्रांत थे। ठीक है, आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर जब बिहार में आक्रमण किया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल या बिहार के शासक कौन थे? उस वक्त था दोस्तों दाऊद खान करानी। अंग्रेजों ने बिहार में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ध्यान से पढ़िएगा, अंग्रेज लिखा हुआ है। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो 1620 ईस्वी में आलमगंज में स्थापित किया था, लेकिन ये 1621 ईस्वी में बंद हो गया था। डचों ने अपना पहला कारखाना जो है 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आलमगंज, अंग्रेजों ने। पटना कॉलेज में किसने? तो डचों ने आपका स्थापित किया था 1632 ईस्वी में, और ये आलमगंज में अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में, लेकिन 1621 में ये बंद हो गया था। दानापुर में 1857 के विद्रोह में किस रेजिमेंट ने भाग नहीं लिया था? तो जुलाई 1857 के महीने में दानापुर के 3 रेजिमेंट 7वीं, 8वीं और 40वीं ने विद्रोह किया था और बाद में बाबू कुंवर सिंह भी इसमें शामिल हो गए। तो 7वीं, 8वीं और 20वीं राइट आंसर हो जाएगा आपका। 18वीं और 24वीं नहीं था, ऑप्शन ई। बिहार को बंगाल से अलग करने की बात अंग्रेजों ने अपने राजपत्र में कब प्रकाशित की थी? तो 22 मार्च 1912 को की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश सरकार ने बिहार को अलग करने के लिए एक राजपत्र में सूचना प्रकाशित की थी। इस आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बिहार दिवस है कब से मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये 2010 से मनाया जाता है। कब? तो आपको मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रखेंगे बिहार दिवस कब से मनाया जाता है? 2010। जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो आपका ए और बी दोनों के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये दोनों के संयुक्त प्रयास से जारी किया जाता है। राइट आंसर ई हो जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। वर्ष 2022 की ताजा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 5 अक्टूबर 2022 को विश्व भर में जारी की गई थी। इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2018 की अवधि में पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में 69% की गिरावट आई है। ये रिपोर्ट आया है 2022 में, इसके द्वारा ये कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य टीम ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेना ने जीता है। तो आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। शुभंकर क्या था? तो सावज था आपका 36वें राष्ट्रीय खेलों का। और पदक तालिका में सेना 21 स्वर्ण के 35 रजत और 32 कांस्य कुल 128 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा था आपका और तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा था आपका। सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी साजन प्रकाश और हसिका रामचंद्र को घोषित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष साजन प्रकाश और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हसिका रामचंद्र को। किस हवाई अड्डे पर दिसंबर 2022 में भारत में सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर्ड गेटवे का उद्घाटन किया गया? तो केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस गेट का टर्मिनल का उद्घाटन किया। हाँ, तो इसका सही हो जाएगा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में। भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? चेन्नई में। किसके द्वारा?
तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। डीना बालुआर्टे ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो पेरू के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। तो उनकी जगह राष्ट्रपति ये बने थे 7 दिसंबर 2022 को। डीना बलुआर्टे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए, उस भारतीय रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है जिसने खगोलविदों को ब्रह्मांड के चारों ओर आकाशगंगाओं की प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान किया है? तो सारस 3 है वो। तो हाल ही में भारत के सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप ने खगोलविदों को ब्रह्मांड के आरंभिक तारों और आकाशगंगाओं की प्रकृति के बारे में संकेत प्रदान किए हैं। आरबीआई के खगोलविदों द्वारा आविष्कृत एवं निर्मित सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप आवश्यक संवेदनशील तक पहुंचने वाला संपूर्ण विश्व में प्रथम टेलीस्कोप है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इस फिल्म को नवाजा गया है। आयोजन स्थल गोवा था और ये ICFT और यूनेस्को गांधी पदक जो है वो नारगेसी ईरानी फिल्म को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वाहिद मुबासेरी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये डिएना मार नवारो को प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंकी पॉक्स नामक बीमारी को WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है एमपॉक्स। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 29 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसका नाम एमपॉक्स दिया है ताकि इसके विद्यमान नाम से उत्पन्न भ्रम को दूर किया जा सके। डेनमार्क में 1958 में एक शोध में बंदरों में फैली इस बीमारी को मंकी पॉक्स नाम दिया गया था। बाद में यह बीमारी पशुओं और मानवों में फैलने लगी। विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये स्थापित किया जा रहा है सबरूम में और ये पड़ता है त्रिपुरा राज्य के सबरूम में। मनुबंगल में विश्व के पहले बुद्ध विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है और इसमें विश्व बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन के मुखिया साक्य गसन ने 29 नवंबर 2022 को इसकी स्थापना या शिलान्यास रखा था। सबरूम ये आपका कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में पड़ता है, याद रखेंगे। कब घोषणा की गई है? आधारशिला कब रखी गई थी? तो 29 नवंबर 2022 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाभारत के एक पात्र जरासंध को, जो मथुरा के राजा कंस के ससुर थे, की स्मृति में जरासंध मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मगध के सम्राट जरासंध की स्मृति में राजगीर में जरासंध अखाड़ा एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। G20 सदस्य देशों के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो 19वां शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में होगा और इसकी मेजबानी आपका करेगा ब्राजील। ये आपका होगा 2024 में और भारत जो है ये आपका कर रहा है 18वां शिखर सम्मेलन को, जो कि 2023 में होने वाला है। और इंडोनेशिया जो है ये आपका 17वां शिखर सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ था, इसकी मेजबानी किया था। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ का भारत के मुख्य न्यायाधीश के सूची में कौन सा क्रम है? तो दोस्तों ये है 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके DY चंद्रचूड़। इनके पिता जो थे YV चंद्रचूड़ भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर पदासीन रहे थे। तो ये 50वें है। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके मिशेल ओबामा। सुल्तान ए मेमोइर ये वसीम अकरम ने लिखी है और नेक्स्ट इन लाइफ ये आप लिखे हैं जैकरी आर्चर ने और ईस्ट स्टार्ट्स विद अस लिखे हैं कालिन हूवर ने। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माधव हाड़ा को। हिंदी के चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया एवं डॉक्टर माधव हाड़ा को क्रमशः 2021 और 22 का 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से अधिक हो गई है? इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड में। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग का नाम किस देश ने दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। अगला है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 61वां रैंक है आपका। वाशिंगटन DC स्थित पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित सूचकांक में 131 देशों की सूची तैयार की गई, जिसमें भारत को 2022 में 61वीं रैंक प्रदान की गई है। प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव जैसे 4 स्तंभों के 58 चरों के आधार पर विकसित इस सूचकांक में देशों की नेटवर्किंग के लिए अपनाई गई तैयारी को परखा जाता है। अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत।
तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय अमन ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय के रूप में अपना नाम दर्ज किया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो ये चुना था दोस्तों होमर को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो डिक्शनरी ने इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी यानी कि वर्ल्ड वाइड से प्रेरित है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लांस नायक मंजू बनी है, ये स्काई डाइवर बनी है ये। उन्होंने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से 10,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाया। आपका आर्टेमिस प्रथम मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो ये नासा का एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस मिशन है और ये चंद्रमा से रिलेटेड है। ये 16 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नासा इस मिशन के जरिए चांद पर ओरियन उपग्रह यान भेज रहा है। अंतरिक्ष यान 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड सरकार ने बताया कि वह पीरियड प्रोडक्ट एक्ट यानी महामारी उत्पाद कानून लागू होते हुए दुनिया की ऐसी पहली सरकार बन गई है जो मासिक धर्म संबंधी उत्पादों का निःशुल्क पहुंच के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा करती है। बिहार के कितने जिला मुख्यालय में सिमुलतला मॉडल स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये सभी जिलों में खोले जाने का प्रस्ताव किया गया। 18 नवंबर 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार की दिशा में राज्य में हर जिला मुख्यालय स्तर पर एक सिमुलतला आवासीय विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे। किन राज्य ने मुसलमानों को 5 उपसमूहों में स्वदेशी का दर्जा दिया है? तो असम ने ऐसा किया है। असम कैबिनेट ने 5 असमिया मुस्लिम उपसमूहों जैसे कि गोरिया, मोरिया, जुलाहा, देसी और सैयद की पहचान को स्वदेशी असमिया मुस्लिम समुदाय के रूप में मंजूरी दी है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो आपका सबसे पहले आप देख लेते हैं सबका। स्वामी कार्यानंद शर्मा ने आर्य समाज की स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? सबको पता होगा ये 10 अप्रैल 1875 को की थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन कब किया था? तो 1858-59 में किया था। चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन 1882 ईस्वी में किया था। और आपका इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा की सफलता सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1868 ईस्वी में पास की थी। तो सबसे पहले कौन हुआ आप देख लीजिए, 1858-59 दीनबंधु। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है इसका आंसर। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डक्कन के प्रस्ताव पर पारित किया गया था। ठीक है, ये आपका गलत है, ये जोनाथन डंकन होगा, विलियम जोन्स नहीं होगा। कलकत्ता मदरसा गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के द्वारा 1780 में स्थापित किया गया था और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था। ये 1800 ईस्वी में और ये 1780 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, तो इन कथनों में कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज नहीं है। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वेली के स्थान पर हराया था? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। थॉमस वेस्ट मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रभाव घटाने और ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1612 और 1614 में सिल्ली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग कांग्रेस ने नहीं लिया था और भाग लेने वालों में मोहम्मद अली, आगा खां, जिन्ना, मुस्फी मजूल हक, मुंजे, जयकर सपुरू, चिंतामणि श्रीनिवास शास्त्री इत्यादि थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हो जनजाति विद्रोह ये हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो हो जनजाति विद्रोह हुआ था आपका छोटा नागपुर में 1820-21 में। सी आंसर सही है। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में शामिल नहीं थे? तो आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज, ये किसके मस्तिष्क का उपज था? तो दोस्तों ये था आपका, ये माउंटबेटन का उपज था। 24 मार्च और 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसको बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर आपका डी है, भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 1927 में भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किया था जिसमें रियासतों के राजकुमारों की सर्वोच्च शक्तियां और उनके बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए बटलर कमेटी के रूप में एक कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने 16 राज्यों का दौरा और विश्लेषण किया और 1929 इसमें अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला है, आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो कुका विद्रोह 1872 में हुआ था, वर्ली विद्रोह 1945 में हुआ था, सांथाल विद्रोह सबको पता होगा 1855-56 में हुआ था और तिभागा विद्रोह जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत और अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था? राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला है कि अहरार आंदोलन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन बी है। 1, 2, 3, चौथा नहीं है। तो 1906 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों के द्वारा इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता को प्रोत्साहित करना और ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त की भावना को पैदा करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना अली हकीम अजमल खान, मौलाना जफर अली खान, हसन इमाम और नजरुल हक के द्वारा किया गया था। टॉल्स्टॉय फार्म का संबंध निम्नलिखित में से किस नेता से है? तो इसका सही उत्तर है आपका महात्मा गांधी से है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसको प्रसिद्ध काकोरी कांड के षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई है? तो दोस्तों इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह को नहीं दिया गया। तो 3 थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3, 5 देखिए कहीं भी नहीं है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह नहीं थे दोस्तों, याद रखें। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो राम सुभग सिंह थे। पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1964 में पहली नियुक्ति किसकी की गई थी? पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के तौर पर 1664 ईस्वी में जब चरनौक की नियुक्ति की गई थी, 1664 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का एक प्रमुख क्षेत्र अप्रभावित रहा था। कौन अप्रभावित रहा था दोस्तों? तो ये भागलपुर का क्षेत्र जो है अप्रभावित, भागलपुर मुंगेर का जो एरिया था ये अप्रभावी रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित किस समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं हुआ था? तो पटना से प्रकाशित राष्ट्रवाणी, सर्चलाइट और इंडियन नेशन का प्रकाशन नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2, 3, राष्ट्रवाणी, सर्चलाइट और इंडियन नेशन। आगे बढ़ जाते हैं। तो बिहार में वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समारोह का बहिष्कार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये सरला देवी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वृहत निकोबार पर स्थित है। तो सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसका नाम पहले पिग्मिलियन पॉइंट हुआ करता था। यह भूमध्य सागर से आपका 876 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप पर रहने वाला निकोबारी जनजाति का संबंध जो है यह मंगोल प्रजाति से है। भारत का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो करेवा क्या है? सबको पता होगा दोस्तों, करेवा एक प्रकार की मिट्टी होती है। यह कश्मीर हिमालय में पाया जाता है और यह चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा होता है। यह केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत में काली मिट्टी का मुख्य तो किस पठार पर स्थित है? काली मिट्टी का क्षेत्र किस पठार पर स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है
और यही जो है आपका काली मिट्टी के लिए बड़ा फेमस है। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार का पूर्वी भाग जो है विदर्भ कहलाता है। चिनाब सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह किन 2 नदियों के मिलने से बनी है? तो चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के मिलने से बनी है। राइट आंसर आपका ए है। ये दोनों केलांग के निकट तंडी में मिलते हैं। ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश में हिमालय के हिममंडित चोटियों से निकलती है। चिनाब की कुल लंबाई जो है वो 1180 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटों पर अक्टूबर-नवंबर महीने में वर्ष की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चक्रवाती तूफान का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 1% है। तो 1% कितना है दोस्तों भारत में? ये 1% पूछ रहा है। वनावरण जो है यानी कि फॉरेस्ट कवर 21.71% है। अगर टोटल पूछता तो वो 24.7 के आसपास है दोस्तों, याद रखेंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ये रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 2022 में जो है ये टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है और देश का 53वां ये आपका और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों का क्रम बढ़ते क्रम में सही रूप से मिलान करिए आप। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। बढ़ते क्रम में पूछा है तो आप हिमाचल प्रदेश, उसके बाद क्या आ जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद गोवा, उसके बाद मिजोरम। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना परियोजना जो है वो गिरना परियोजना गिरना नदी पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्थित अन्य परियोजनाएं जो है कोयना परियोजना, भीमा परियोजना और पूर्णा परियोजना है। और ये कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से बेमेल का आपको चयन करना है। तो जूट के रेशे को सोने का रेशा भी कहा जाता है और भारत में जूट का पहला कारखाना जो है ये कोलकाता के समीप रिसरा में खोला गया था। राइट आंसर है आपका सी, जूट दरभंगा नहीं है ये। दस्त-ए-लूट मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल जो है सिकियांग प्रांत चीन में स्थित है और सोमाली मरुस्थल सोमालिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इनसेलबर्ग किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित भू आकृति होती है? तो इनसेलबर्ग जो होता है दोस्तों ये हवा के अपरदन द्वारा निर्मित भू आकृति होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पवन। मरुस्थलीय भागों में कहीं-कहीं मुलायम कठोर चट्टानें एक साथ पाई जाती है। यहाँ पवन द्वारा अपरदन कार्य के कारण मुलायम चट्टान अपरदित हो जाती है एवं कठोर चट्टानें खड़े रूप में दिखाई देती है। इसे इनसेलबर्ग कहा जाता है। फिलीपींस द्वीप समूह में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बागियों के नाम से। शीतकाल में रूस तथा मध्यवर्ती एशिया में चलने वाले हिमयुक्त बुरान कहते हैं उसको। ये किसमें कहाँ-कहाँ पर है? ये रूस और मध्यवर्ती एशिया में। पवन को पुर्गा के नाम से जाना जाता है और मैस्ट्रो नामक पवन जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चलती है। विषुवतरेखीय प्रदेशों में प्रायः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो विषुवतरेखीय प्रदेशों में जो है ये आपका संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला आपको मिलान करना है तो डेट्रायट डेयरी उद्योग से है। आपको मिलान करना है कि क्या-क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेट्रायट जो है आपको पता होगा कि मोटर और वायुयान उद्योग से होता है और ओसाका जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है और कोपेनहेगन जो है डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है और आपका शेफील्ड जो है वो चाकू उद्योग के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में विंध्य समूह की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों विंध्य समूह की चट्टानें जो है वो रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है? तो कौन सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो बाल सुंदरी मृदा जो होता है ये एक पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। इस प्रकार की जो प्रकृति है क्षारीय तथा रंग हल्का भूरा या सफेद होती है। इस मिट्टी में केला एवं लीची के बागान मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। लोकायन निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी की सहायक नदी है, आप याद रखेंगे। तो फल्गु एक मौसमी नदी होता है, ये छोटानागपुर के पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 235 किलोमीटर है। इस नदी को बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद ही मुख्यतः फल्गु की संज्ञा दी जाती है। तो जब इस नदी में जो कि लोकायन नदी है, इसमें कौन सी नदी मिलती है? मोहना नदी और इसके बाद इस नदी का नाम फल्गु पड़ जाता है। बिहार में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि होता है? तो दोस्तों ये होता है बिहार में लगभग 80% से अधिक कृषि योग्य भूमि होती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1989 ईस्वी में किया गया था।
अब 41 से लेकर के 50 तक यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस है, तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ। तो इसका आपका आंसर बी है, इसका आंसर आपका ए है, इसका आंसर भी आपका ए है और इसका आंसर आपका डी है। 45 का आंसर भी आपका सी है और 46 का आंसर आपका सी है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। राइट आंसर ई है। वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि x बराबर 3 और 7 आंसर है, 2 वैल्यूज आएंगी। 148 का सी आंसर है और 149 का आपका आंसर बी है और 150 का आंसर आपका ए है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कुछ सुझाव दीजिए और प्लीज कमेंट करना ना भूलिए। आपका कमेंट हमें आगे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।